कितना छोटा सा ही था सूरज तब, पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। उसकी माँ रिया उसे कभी कुछ न कहती, बच्चा है, बड़े होकर समझ आ जाएगी, हमेशा यही लगता रहा। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता की चादर तले ढकती रही वह। बमुश्किल सूरज ने बड़े महंगे अमीर लोगों के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियों की बैसाखियों की क्या जरूरत। पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती, कभी पिता से मांगता, कभी माँ से। जवान होते जरूरतें भी तो पूरी बड़ी हो गईं। कई लड़कियां दोस्त बन गईं। आए दिन ड्रिंक पार्टी होने लगी। सूरज शायद 14 वर्ष का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने घर पर आकर रिया से सूरज की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दे, उसने इसका स्कूल जाना दूभर कर दिया है, अपने दोस्तों संग गंदे कमेंट्स करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफा सूरज के लिए आक्रोशित हुआ था, पर उसी दिन वो अपने नई बाइक से गिर ऐसा चोटिल हुआ कि वो कह ही नहीं पाए उसे कुछ। सूरज के पिता अपने बिजनेस में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे अव्यस्त बेटे के चलते थाना का चक्कर लग गया था। एक शर्मिंदगी भरी क्रोधाग्नि भटकी थी। खबरदार जो अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया, गलती की मैंने जो तुम्हारी जिद के आगे झुक गया। पिता ने ये कहा पर सूरज ने अनसुना कर दिया। वे 9 से 11 लड़के थे जो उसी आयु के थे और सड़कों पर बाइकों से करतब दिखाने व ट्रैफिक को खराब करते। शायद और डांटे पड़ती, पर उसकी माँ डेटॉल से पट्टी इत्यादि लाऊ से लगाने लगी। उस दिन के बाद से माँ हमेशा सूरज और बाप के बीच खड़ी रहती, एक दीवार बन, और उसी दीवार की आड़ में कब सूरज की शरारतें अपराध की श्रेणी में आ गईं, रिया जान ही न पाई। अजीब अजीब से उसके दोस्त बन गए थे और सूरज को लगता वे ही उसके सही हमदर्द हैं। सूरज की शैतानियां अब बचपना छोड़ चुकी थी, पर बाप को सूरज की करतूतें मालूम नहीं थी। एक न एक दिन तो कलई खुलनी ही थी। एक दिन सूरज ने मांग की कि वो गोवा 8 दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाना चाहता है। उसे 2 लाख रुपए चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 5 लाख रुपए थे। सूरज अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या जरूरत है तुम्हें गोवा जाने की? अटैची छोड़ दे, किसी को भुगतान करना है, वही पैसे इसमें हैं। सूरज के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। सूरज उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना झपटी में भला 22 से 23 बरस के युवक से अधेड़ होता बाप कैसे जीतता। रुपयों से भरे उस अटैची को छीनकर भागते वक्त सूरज ने पलटकर भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ी से लुकते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ी से लुके, पर वो अब माँ के आंखों से टपटप आंसुओं संग भी लुक गया। पिता की न सिर्फ हड्डियां टूटी बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में सूरज पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। सूरज को अपने इकलौते होने का बड़ा अगरूर था, पर थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलवाकर कानूनी तौर से उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया। माँ ने कुछ न कह अपनी सहमति ही जताई और शायद कोई राह शेष नहीं थी। अब आए दिन सूरज की कुख्याति से अखबार पटने लगे, क्योंकि घर से कुछ न मिलने पर वह राहजनी, लूट, रंगदारी करने लगा। सूरज ने एक लड़की को अगवा किया। सूरज पर बलात्कार का आरोप। ड्रग रखने का आरोपी सूरज। आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगते रहते। हालांकि वो घर में आता ही नहीं था। वो कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी हीला समाप्त कर ली। अब माँ अकेली थी जीवन प्रांगण में, खुद को जिम्मेदार मान लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने कितने बरस गुजर गए। सूरज का नाम अब खबरों से बाहर निकल गया था। वो क्या सुधर गया था। माँ के मन का एक कोना आशान्वित होता, पर अगले ही क्षण दूसरे कोने जोर शोर से इसे नकारने लगते। माँ पति की बची खुची जमा पूंजी को सहेज कर काम चलाती, मनो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर सूरज ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रह रही है तो एक योजना बनाई, और फिर एक रात अचानक वो माँ के दरवाजे पर खड़ा था एक लड़की के साथ। रिया ने मिचमिचाती आंखों से अधेड़ हो चले बेटे को देखा, मानो कट लग गया उसे। विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही रिया कि पुत्र को पार करने दे या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ,
इससे मेरी शादी करा दे। शुरू शुरू में वो रिया की गोद में जब सिर रख कहता तो रिया की आंखों में रसधार फूट पड़ते मानो पुराने दिन लौट आए हों। कुछ दिनों के लिए रिया ये भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे सूरज की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। वो कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वो लटकी बेबाक बाहर आती जाती। कुछ ही दिनों में वो समझ गई कि सूरज के रहते बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। रिया परेशान रहने लगी। वो साय की तरह उनके साथ साथ रहती, फिर भी सूरज की कुचेष्टाएं फनकारे उसका जीना हराम किए रहती। रात को महरी और नौकर चले जाते तो रिया ऊपर के कमरे में सोती। उस रात उसको खांसी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दवाई लेने सीढ़ियों से उतर रही थी कि सूरज के साथ आई लड़की की आवाज उसे सुनाई दी। उफ, और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे? तुमने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ड्रग डीलर के फोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़ी को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात व जेवर समेत अब यहाँ से निकला जाए। सूरज को एहसास नहीं था कि माँ ये सब सुन रही है। रिया जड़ हो गई उसकी बातों को सुन। सूरज बोला, तुम रोज रोज मेरे पीछे न पड़ो, मैं देखता हूँ कि कैसे वे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कहीं गाड़ कर रखे हैं। ये पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है, पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ते नहीं भी नहीं बन रहा। इस घर के अलावा और भी कितने घर जमीन की यह मालकिन है, सब मेरा ही तो है। अब जो यहाँ से निकले तो देश वापस नहीं आना है, बस किसी तरह निकल जाऊं उस ड्रग डीलर के मुंह पर पैसे मारकर। सूरज ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वो ड्रग डीलर सूघनते यहाँ पहुँच गया तो न प्रॉपर्टी बचेगी, न तुम्हारी मम्मी और न ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। जी किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को वो भी गोली मार ले, पर इससे तो सूरज को आसानी ही हो जाएगी। ऊपर कमरे से आ रही खांसी की आवाज ने उसकी तंद्रा को भंग किया। वर्षों पहले पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज माँ को भी तर्पण देकर ही जाएगा। खांसी की आवाज लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। रिया चेयर पर झूल रही थी। सूरज को नहीं मालूम था कि विचारों की अंधड़ मन में चल रही थी। थपेड़ों से उनका शरीर कांप रहा था। आंखों से क्रोधाग्नि से तप्त अश्क गंगा जमुना बन कलेजे पर बर्छियां चला रहे थे। सूरज का बचपन बार बार मानस पर चलचित्र की भांति चल रहा था। शादी के बरसों बाद सूरज गोद में आया था। काफी इलाज के बाद शारीरिक कमियों को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुती रहना ही श्रेष्ठ होगा। इतने वर्षों बाद गोद हरी हुई तो सूरज की कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई। कैसा कुलतारन कपूत निकला, जैसे कोई वैर निकालने ही पैदा हुआ। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सूरज ने खिड़की से झांका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। रिया को बैठा देख वो झट से उसकी गोदी में सिर घुसा शुतुरमुर्ग बन कहने लगा, माँ दरवाजा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़ कर ले जाएगी। बेटे से यह नजदीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते कि रिया जोर से बोल पड़ी, दरवाजा खुला है, अंदर चले आए। फोन मैंने ही किया था। गला भर्रा चुका था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था।